नमस्कार। जीएसआईक्यू के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कैराकल स्पॉटेड इन खूनों से रिलेटेड, जोरावर लाइट टैंक से रिलेटेड, ठीक है। और आर्य प्रगनंदा विंस नॉर्वे इससे संबंधित है, हॉक सिस्टम से संबंधित है, और एसओपी फोर कूल रूफ कोटिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं और फिर इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रही जंगली बिल्ली की दुर्लभ प्रजाति काराकल, ठीक है। काराकल इसको दसकों बाद मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पूनो राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो पूनो नेशनल पार्क जो है, पूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के ये दो जिले में फैला हुआ है, शिवपुर जिले और मुरैना जिले में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुल्लू नेशनल पार्क में कैमरा ट्रैप के दौरान काराकल देखा गया है, ठीक है। कैमरा ट्रैप क्या होता है? तो कैमरा ट्रैप एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एनिमल और उसके हैबिटेट की फोटोग्राफी और उसके रिकॉर्ड के लिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं और उसके जो हैबिटेट्स होते हैं, आवास की फोटोग्राफी के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, के लिए कैमरा ट्रैप का यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक रिमोटली ऑपरेटेड डिवाइस होता है, रिमोटली ऑपरेटेड डिवाइस होता है, ठीक है। तो कुल्लू नेशनल पार्क में कैमरा ट्रैप के दौरान काराकल देखा गया है, इसलिए अभी ये चर्चा में है। कैमरा ट्रैप क्या होता है? तो एनिमल्स और उसके हैबिटेट्स की फोटोग्राफी के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। उसे हम कैमरा ट्रैप कहते हैं। ये एक रिमोटली ऑपरेटेड डिवाइस होता है। आइए कैराकल के बारे में समझते हैं। तो कैराकल एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली होती है, ठीक है। मध्यम आकार की जंगली बिल्ली होती है। इसका शरीर पतला, लचीला और पैर काफी लंबे होते हैं। इसका फर जो होता है वो रेतीले भूरे या लाल भूरे रंग का होता है। कानों के ऊपर मौजूद लंबे काले बालों के गुच्छे इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। इसके जो कान होते हैं उस पर लंबे काले बालों के गुच्छे होते हैं। इस तरह से ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कान है, इसके कानों के ऊपर लंबे काले बालों के गुच्छे हैं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। भारत में स्थानीय रूप से इसे स्याह घोष कहा जाता है। स्थानीय रूप से इसे स्याह घोष कहा जाता है। ये हवा में 3 मीटर ऊंची छलांग लगा सकते हैं। ये 3 मीटर ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जिससे पक्षियों का शिकार करना इनके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। पक्षियों का शिकार करना आसान हो जाता है इनको, ठीक है। ये एक शुद्ध मांसाहारी जीव है। छोटे छोटे जो जीव हैं उन्हें ये टारगेट करते हैं, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है। वैश्विक स्तर पर आईयूसीएन रेड लिस्ट में इन्हें न्यूनतम चिंताजनक यानी लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। और भारत में ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में से रखा गया है। अब फर्क क्यों है? इसे वैश्विक स्तर पर न्यूनतम चिंताजनक की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो इसकी संख्या है आमतौर पर सामान्य है, जितना होना चाहिए उतना है, जबकि भारत में इनकी संख्या उससे काफी कम है, ठीक है। विलुप्त होने के कगार पर है ये, इसलिए इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें शेड्यूल वन में रखा गया है। जब भी किसी जीव को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल वन में रखा जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। कानूनी संरक्षण प्राप्त होना मतलब ये है कि उसका शिकार नहीं कर सकते, उसका व्यापार नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अ, सजा होती है और उस पर जुर्माना होता है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। पूर्व नेशनल पार्क की चर्चा करें तो पूर्व नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुर और मुरैना जिले में स्थित है।
1981 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 2018 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। इस उद्यान का नाम पूनो नदी, ठीक है, इस उद्यान का नाम पूनो नदी के नाम पर रखा गया है। पूनो नदी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं। तो एमसीक्यू था, हाल ही में सुर्खियों में रही जंगली बिल्ली की दुर्लभ प्रजाति काराकल को दशकों बाद मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा, पूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल 12 नेशनल पार्क हैं। हमारा अगला टॉपिक है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट जोरावर के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में समझते हैं। तो गुजरात गुजरात में एक जगह है हजीरा। हजीरा, यहाँ पे जो L&T का प्लांट है, L&T का जो प्लांट है, यहाँ पे अभी इस प्लांट में जोरावर लाइट टैंक और तेजस्त्र का जोरावर लाइट टैंक और तेजस्त्र, इसका अभी प्रदर्शन किया गया है, कहीं शोकेस किया गया है। ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो जोरावर लाइट टैंक क्या है? जोरावर लाइट टैंक इसे विशेष रूप से लद्दाख और सिक्किम जैसे बेहद ऊंचे और दुर्गम हिमालयी इलाकों में युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, विशेष रूप से इसे लद्दाख और सिक्किम जैसे जो बेहद ऊंचे और दुर्गम हिमालयी इलाके होते हैं, वैसे जगहों में युद्ध करने के लिए इसे तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है। इसका वजन केवल 25 टन है। ठीक है, और इसका नाम डोगरा मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। जो जोरावर लाइट टैंक है, इसका नाम जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। ये डोगरा मिलिट्री के जवान थे। डोगरा मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। इसे डीआरडीओ तथा निजी क्षेत्र की कंपनी L&T ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। डीआरडीओ और L&T ने मिलकर इसे डेवलप किया है। डीआरडीओ का मतलब क्या होता है? DRDO, इसका मतलब क्या होता है? और L&T का मतलब क्या होता है? डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, L&T का मतलब ये एक निजी कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, और इसका मतलब होता है लार्सन एंड टुब्रोज। लार्सन एंड टुब्रोज, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर अभी इस टैंक को विकसित किया है। ये जो टैंक है ये एम्फीबियस है, मतलब ये पानियों में भी चल सकता है और जमीन पे भी। ठीक है, तो ये पानी और नदियों को आसानी से तैरकर पार कर सकता है। पानी और नदियों को आसानी से तैरकर पार कर सकता है, और यह एयर ट्रांसपोर्टेबल भी है, क्योंकि इसका जो वजन है वो 25 टन है, इसीलिए ये एयर ट्रांसपोर्टेबल भी है। ठीक है, तेजस्त्र की बात करें तो यह भारत की अगली पीढ़ी की नॉन काइनेटिक सैन्य तकनीक है। अगली पीढ़ी की नॉन काइनेटिक सैन्य तकनीक है, और यह एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। ठीक है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मतलब इसे निर्देशित किया जाता है। निर्देशित ऊर्जा हथियार कह सकते हो आप इसे हिंदी में। निर्देशित ऊर्जा हथियार, यह पारंपरिक गोलियों और मिसाइलों के बजाय लेजर बीम का प्रयोग करता है, और हाई लेवल लेजर सिस्टम पर आधारित है। ये जो तेजस्त्र है ये हाई लेवल लेजर सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, ये है आपका जोरावर लाइट टैंक। एमसीक्यू देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट जोरावर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर में या हिंद महासागर क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी की क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन बी है अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक स्वदेशी लाइट टैंक विकसित करना। ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के लिए नई निगरानी ड्रोन प्रणाली तैयार करना। ऑप्शन डी गहरे समुद्र में खनन के लिए रोबोटिक वाहन का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन बी होगा, अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में या अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक स्वदेशी लाइट टैंक विकसित करना। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है 3 जून 2026 में आयोजित प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक है,
किसकी बात कर रहा है? ये नॉर्वे चेस की बात कर रहा है। ठीक है, नॉर्वे चेस में जीतने वाला पहला इंडियन जो खिलाड़ी है वो कौन है? तो इनका नाम है आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा। ठीक है, ये अभी 20 साल के हैं। ठीक है, इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल जीता है अभी। नॉर्वे चेस टाइटल इन्होंने जीता है। नॉर्वे चेस टाइटल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, ये जो नॉर्वे चेस है इसका आयोजन ओस्लो में हुआ था। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहां पे हुआ था। तो इन्होंने ओस्लो में जर्मनी के जो विंसेंट कीमर है उनको हराकर ये खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, जर्मनी जर्मनी के जो प्लेयर थे उनका नाम था विंसेंट कीमर। विंसेंट कीमर। विंसेंट कीमर को इन्होंने हराया और फिर ये खिताब जीता है। ठीक है, तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की बात अगर करें, इस टूर्नामेंट का शुरुआत 2013 में हुआ था। ठीक है, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की शुरुआत 2013 में हुआ था। इस वर्ष इसका आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया था। ठीक है, अभी 2026 का जो एडिशन था इसका आयोजन ओस्लो में किया गया था। ठीक है, इस टूर्नामेंट में टोटल 6 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्वे चेस होता है टूर्नामेंट, इसमें टोटल 6 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी अन्य सभी प्रत्येक खिलाड़ी होगा ये प्रत्येक प्रत्येक खिलाड़ी अन्य सभी खिलाड़ियों से दो दो बार मुकाबला करता है। मतलब जैसे 6 खिलाड़ी हो गया, ये जो 6 खिलाड़ी हैं, ये एक खिलाड़ी बाकी 5 से ये खेलेगा। ठीक है, ऐसे ही टोटल यहाँ पे 10 राउंड होता है। टोटल 10 राउंड होता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2024 में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। इसमें टोटल 10 राउंड होता है, ये तो बात हो गया। और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2024 में नॉर्वे शतरंज में महिला टूर्नामेंट की भी शुरुआत की गई थी। मतलब इन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये 2013 से केवल पुरुषों के लिए आयोजित हो रहा था, तो इन्होंने महिलाओं को भी सम्मान देने के लिए, ठीक है, उन्होंने 2024 में शतरंज महिला टूर्नामेंट की शुरुआत की। इसमें जो इनामी राशि होता है वो पुरुष वर्ग के ही समान रखा गया है। जो महिलाओं के लिए इन्होंने टूर्नामेंट शुरुआत की, उसकी जो इनामी राशि होती है जितना पुरुषों के लिए होता है उतना ही महिलाओं के लिए भी उन्होंने रखा। इस बार के जो उपविजेता रहे वो वेस्ली सो रहे। वेस्ली सो, ये यूएसए के हैं। ठीक है, इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक 5 बार नॉर्वे के ही खिलाड़ी ने जीता है, जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं ये मैग्नस कार्लसन। इन्होंने टोटल 5 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं। जून 2026 में आयोजित प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट से खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए है डी गुकेश, बी विश्वनाथ आनंद, सी आर प्रगनानंद और डी सुरेश तिवारी। तो ऑप्शन सी आर प्रगनानंद है। हमारा अगला टॉपिक है वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक प्रणाली लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। समझते हैं इस टॉपिक को। ये हॉक प्रणाली की बात कर रहा है, यानी हॉक सिस्टम की बात कर रहा है ये। तो केरल ने वन्यजीव अपराध जैसे वन्यजीव अपराध जैसे क्या? जैसे उसका शिकार, जो वन्यजीव होते हैं उसका शिकार, उसकी तस्करी और अवैध कब्जा अवैध कब्जा और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के उल्लंघन। वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन पर बेहतर निगरानी के लिए, ठीक है, इन चीजों पर बेहतर निगरानी के लिए केरल की सरकार ने हॉक प्रणाली शुरू किया है। ठीक है, HAWK हॉक सिस्टम शुरू किया है।
तो केरल ने वन्यजीव अपराधों जैसे शिकार, तस्करी, अवैध कब्जा और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के उल्लंघन की बेहतर निगरानी के लिए हॉक सिस्टम को शुरू किया है। ठीक है, हॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इस सिस्टम का? इसका उद्देश्य है वन्यजीव अपराधों से संबंधित मामलों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना और उनकी मॉनिटरिंग करना। मतलब वन्यजीव अपराधों से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, जैसे उन अपराधों को रिकॉर्ड करना, उसे ट्रैक करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, वन्यजीव अपराधों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, इसका उद्देश्य यही होगा जो वन्यजीव अपराध होंगे, वाइल्ड लाइफ ऑफेंस, उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखना और इससे केस की जांच और प्रगति को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। इस सिस्टम से क्या होगा, तो जितने भी इससे संबंधित केस होंगे उसकी जांच और उसकी प्रगति को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा, यानी वो वर्तमान में किस स्थिति में है। ठीक है, और वन अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे जितने भी वन अधिकारी होंगे उन सभी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। अपराधियों के डेटा और पुराने मामलों का डेटाबेस तैयार होगा। अपराधियों के डेटा और पुराने मामलों का डेटाबेस तैयार होगा। वन्यजीव तस्करी एवं शिकार पर नियंत्रण में सहायता मिलेगी। ठीक है, इस सिस्टम से जो वन्यजीव तस्करी होता है, यानी जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है, एवं जो उसका शिकार होता है यानी पोचिंग, इन पर नियंत्रण करने में इन्हें सहायता मिलेगा। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रभावी क्रियान्वयन में भी हेल्प होगी इस सिस्टम से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए था कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, केरल। ठीक है, अभी केरल सरकार ने वन्यजीव अपराधों की बेहतर निगरानी के लिए हॉक सिस्टम को लॉन्च किया है। हमारा अगला टॉपिक है केरल के बारे में। देख लें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के राष्ट्रीय पशु इंडियन एलिफेंट है, जबकि यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दो उद्यानों की बात कर रहे हैं, एक है एराविकुलम नेशनल पार्क और दूसरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये दोनों केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला टॉपिक है हमारा तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी फूल रूफ एसओपी। ठीक है, फूल रूफ एसओपी, इसमें अनुशंसित कोटिंग का सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? ठीक है, दो बातें कर रहा है कि जो अनुशंसित कोटिंग होगा उसका सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। पहले समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो 5 जून 2026 को 5 जून 2026 को जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे थे, उसी के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ठीक है, तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु की सरकार ने भारत का पहला भारत का पहला स्टेट लेवल स्टेट लेवल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फूल रूफ कोटिंग एप्लीकेशन कोटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने जो शहरी गर्मी होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक उपाय ढूंढा है। उपाय ये ढूंढा है कि जो बिल्डिंग्स होंगे, जैसे स्कूल हो गया, घर हो गया, या और भी पब्लिक जो बिल्डिंग्स होते हैं, उन सभी के छतों पर वाइट कलर का कोटिंग करवा दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो सनलाइट होता है वो आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो छत होगा बिल्डिंग का वो धूप को बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। इससे क्या होगा कि जो छत के नीचे का जो तापमान है वो पहले के पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। यानी अगर किसी भी छत के नीचे का तापमान उस कोटिंग के पहले मान लो 40 डिग्री सेल्सियस होता था, तो इसके कोटिंग करने के बाद कम से कम 6 से 8 डिग्री तक वो स्वतः घट जाता है, यानी अब वो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस ही होगा। बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, तो क्या था कि
5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमिलनाडु की सरकार ने भारत का पहला SOP फॉर फूल रूफ कोटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। देख रहे हो यहाँ पे फूल रूफ कोटिंग एप्लीकेशन, छत को उन्होंने कोटिंग करने के लिए इसे लॉन्च किया है। ठीक है, क्या होता है फूल रूफ कोटिंग, इसे समझते हैं। तो इसका उद्देश्य बढ़ती गर्मी और शहरी हीटवेव के प्रभाव को कम करना है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें उच्च सौर परावर्तन यानी सोलर रिफ्लेक्शन और उच्च ताप उत्सर्जन क्षमता होती है। इसका मतलब क्या है, ये जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर बहुत ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि उच्च ताप उत्सर्जन, इसका मतलब ये है कि वो जितनी ही ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही टेम्परेचर को उत्सर्जित करेगा बाहर के लिए वो। ठीक है, SOP में SRI 102 वाली कोटिंग की जानी है। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें SRI 102 वाली कोटिंग की जानी है। SRI क्या होता है, इसका मतलब होता है सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। SRI सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो SRI सतह किसी सतह की सूर्य की गर्मी को परावर्तित करने की क्षमता का माप होता है। जैसे तो कोई छत है, ठीक है, वो कितना सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसी के मेजरमेंट को हम SIP कहते हैं, SRI कहते हैं। ठीक है, उसी के मेजरमेंट को हम SRI कहते हैं। तो जो छतों पे कोटिंग की जानी है व्हाइट कलर की, इस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जो छतों की कोटिंग की जा रही है व्हाइट कलर से। ठीक है, ये तो देखा आपने, दोनों नेशनल पार्क में देखने को मिला है। इस टैंक की चर्चा हमने कर ली। ये R प्रगनानंद भाई, इन्होंने अभी चीज का किताब लिखा है, और प्रणाली को भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरह की जो कोटिंग की जाती है उससे क्या होता है कि जो तापमान होता है उसका नीचे का तापमान बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी का जो मेजरमेंट है उसी को हम SRI कहते हैं। इसका उपयोग घरों, विद्यालयों और सार्वजनिक भवनों में किया जाना है। ठीक है, और यह SOP जो है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, इसे तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और 6 टेक्निकल सर्विस ने मिलकर विकसित किया है। इन चारों ने मिलकर इस प्रोसीजर को विकसित किया है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इसके MCQ देख लेते हैं। ये था कि अनुशंसित अनुशंसित कोटिंग का सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। इन्होंने SRI पूछा था, तो ये 102 है। ठीक है, थैंक यू।